हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे मोल अवधारणा, रीड लेवल 2 क्लास 11th क्लास 9th जेट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सब में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, चाहे नीट में हो, चाहे जेईई में हो, सब में ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, जिसके अंतिम पड़ाव पर हम लोग चल रहे हैं। आज ये टॉपिक मैं आपको पूरा कंप्लीट कर दूंगा और इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले दो क्वेश्चंस आपको दिए गए थे मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र से। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने थे आपने, दो क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। इन क्वेश्चंस को जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उन दोनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो पहले वहां से वो दोनों वीडियो देखें, फिर इन क्वेश्चंस को सोल्व करें। तो जिन्होंने पहले वो दो वीडियो नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है दोनों वीडियो का, वहाँ से दोनों वीडियो देखें और फिर इस क्वेश्चंस को सोल्व करें। तो जिन्होंने वो वीडियो देखे हैं उनको मैंने ये दो क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, अब इनके आंसर टैली करने हैं अपने। तो पहला क्वेश्चन था आपके पास, कार्बन 38.71% है, हाइड्रोजन 9.67% है और शेष ऑक्सीजन है, तो मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो करने का तरीका आपको बताया था। पहला दिया हुआ आपको CHO, C का द्रव्यमान परमाणु भार 12, H का परमाणु भार 1, O का परमाणु भार 16। तो 12 और 1 13, 13 और 16 29। अब एक बात आपको और बता दूं, कंपटीशन में जब बैठे हो तो एग्जैक्ट गुना भाग आपको करने की ज़रूरत नहीं है, नियर अबाउट आइडिया निकालना है अपने को, नियर अबाउट आइडिया निकालना है। अब कैसे निकालना है वो देखें, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल सोल्व करूँगा यहाँ, तो क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मेरे को कार्बन 38.71% दिया है, तो CHO का टोटल आ गया मेरे पास 29, तो इसमें से कार्बन का परसेंट मेरे को निकालना है। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना दिया 12 बटे टोटल द्रव्यमान कितना है 29 इंटू 100, ये फार्मूला लग जाएगा। 29 जो है वो लगभग 30 के बराबर है, तो अगर ये 30 होता तो 0 से 0 कट जाती, 4 3 12, नियर अबाउट उठा लेना है। 29 लगभग 30 के बराबर है, तो 29 की जगह मैंने 30 लिख दिया। अगर ये 30 होता तो मेरा उत्तर 40% आता, अगर ये 30 होता तो मेरा उत्तर आता 40%, पर ये 30 से कम है, इसका मतलब जो आंसर होगा वो 40% से ज़्यादा आएगा। क्लियर। अगर ये 30 होता तो ही आंसर 40% आता, लेकिन ये 30 से कम है, तो इसका मतलब आंसर जो है वो 40% से ज़्यादा आएगा, जबकि हमारे यहाँ 38.71% ही दिया है, इसलिए पहला ऑप्शन रोंग है। क्लियर। अब दूसरे ऑप्शन पे चलें, CH4O, तो C का 12 प्लस O कितने हैं 4, और ये H 4 है, तो एक H का 1 तो 4H का 4, प्लस O का कितना है 16, 16 4 20, 20 और 12 32, 20 और 12 32। अब आप पहले तो ये कंसीडर कर लें कि 32% आया, 32 आया टोटल द्रव्यमान। अब कोई 32 से अगर एग्जैक्ट कट सकता है तो उसको कंसीडर करें। तो O कितना है 16, टोटल कितना है 32, इट मीन O 50% हो गया, O का जो परसेंट है 50% हो गया। सोल्व कर सकते हैं 16 बट्टे 32 इंटू 100। क्लियर भाई, 32 में से 16 O है, इसका मतलब O 50% है, तो अपने O को सोचें, जो इजीली सोल्व हो सकता है उस पर पहले माइंड लगा लें। आगे बात समझ। तो O यहाँ 16 है, टोटल कितना था 32, इसका मतलब O का परसेंट जो है 50 है। अब अपने O का परसेंट सोचें, तो 38 और 9 47, तो हम 47 टोटल कर लेते हैं, 7 1 8, 6 7 13, 38 और 9 47 और 1 48, 48.38% इन दोनों का है, तो शेष O है, तो इसका मतलब O का है 51.62%, 51.62%, जबकि हमारे यहाँ एग्जैक्ट 50% आया, इसलिए ये ऑप्शन भी रोंग है। अगले ऑप्शन पे चलें, CH3O, CH3O, C का परमाणु भार 12, H का 3 प्लस O का 16, 16 और 3 19, 19 और 12 31, 19 और 12 31। तो यहाँ देखें, अगर 32 टोटल 32 था, O 16 था, तो O का परसेंट 50 आया था। अब 31 होगा, यानी 50 से ज़्यादा आएगा, 50 से ज़्यादा आएगा। सीधा ही आइडिया लगा लें O का 16 बट्टे 31 इंटू 100,
तो अगर यहाँ 32 होता तो एग्जैक्ट 50 आता। अब ये 31 है, इसका मतलब 50 से ज़्यादा आएगा और हमारे यहाँ ओ 50 से ज़्यादा ही है, तो में भी ये ऑप्शन हो सकता है। पर इस ऑप्शन तक चलने से पहले अगला ऑप्शन और सोच लें। अब ये में आ गया अपने पास, अगले ऑप्शन पे चलें। CH2O, सी का परमाणु भार 12 प्लस H2 है तो 2 प्लस O1 है तो 16, 16 और 2 18, 18 12 30, 30 जो इजी कट सकता है उसको काटो तो 12 और 30 कट जाएगा। तो इसलिए पहले सी का परसेंट सोच लो, 12/30 इंटू 100, तो ये आ गया अपने पास 40%, जबकि हमारे पास सी कितना है 38.71। इट मीन ये भी नहीं हो सकता, यानी कन्फर्म है कि यही है। तो इस तरह नियर अबाउट आइडिया लगा के अपने कंपटीशन में सोल्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा CH3O। तो उसमें क्या है, ज़्यादा टाइम भी यूज नहीं होता और अपना आंसर भी इजीली सोल्व हो जाता है। इसलिए कभी भी एग्जैक्ट ट्राई मत करना, टाइम बहुत लगेगा उसमें, इतना डिवाइड करेंगे अपने तो बहुत टाइम चाहिए अपने को। इसलिए नियर अबाउट आइडिया से अपना ऑप्शन जो है आराम से क्लियर हो जाएगा। अब अगले पे चल के देखें, अगला भी सोल्व करके बता देता हूँ आपको। N 30.5% दिया है अपने को, तो हम इसका मतलब O जो है वो 69.69% है, शेष O है, तो O 69.69% है। मूलानुपाती सूत्र पूछा है, पहला ऑप्शन N2O, तो N का परमाणु भार 14, 2N है तो 28 प्लस O का 16, 28 और 16 हो गया 44, 44 आ गया टोटल। अब पहले N का परसेंट सोच ले, 44 में से N कितना है 28/44 इंटू 100, तो ये 4 से कटता है, 7 चौक 28, 11 चौके 44। अब ये 100 है तो 11 नियमा 99, क्लियर, यानी लगभग 9 के आसपास आएगा और 9 7 63% आएगा, जबकि N 30.5% ही है। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है, तो N अपने लगभग 63% आ रहा है, जबकि हमारे पास 30.5% ही है। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है, क्लियर। तो नियर अबाउट आइडिया लगा लेना है अपने को। अगले पे चलें, N2O3, N का होगा 14, 2N है तो 28, O का हो गया 16, 3O है तो 16 3 48, और 48 और 28 करें तो अपने पास आ गया 76 आ गया। अब 76 में से N कितना है 28 है, 76 में से N 28 है, तो N का परसेंट निकालेंगे 28/76 इंटू 100। अगर ये 75 होता तो 25 के पाड़े से कट जाता, तो ये नियर अबाउट 75 है। अपने नियर अबाउट आइडिया लेके चलेंगे, नियर अबाउट 75 है, तो नियर अबाउट 75 है, 25 चौका 100, 25 दिए 75 कट गया ये। अब ये आ गया 9 तिये 27 और ये हो गया 9 चौके 36, तो ये तो 36% के आसपास बन रहा है, जबकि अपने पास 30.5 ही है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, क्लियर। आराम से सोल्व करना है आपने, जल्दबाजी नहीं करनी है, नियर अबाउट आंसर निकालने अपने को। आगे चलें N2O5, तो N का हो गया 14, 14 दूना 28, O का हो गया 16, 16 5 80, 80 28 108। अब 108 में से 28 N है, तो N का परसेंट निकाल लें 28/108 इंटू 100, तो 108 जो है वो लगभग 110 के बराबर है। तो अगर ये 110 होता मान लो तो कितना आता वो देख लेते हैं अपने। 0 से 0 कट जाती, ये हो जाता अपने पास 11 दूना 22, 6 बचता 60 बन जाता, 11 5 55, तो ये नियर अबाउट 25 के आसपास उत्तर आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है, नियर अबाउट 25 आएगा, जबकि वहाँ 30.5 है। अब बना NO2, तो NO2 में N 1 है तो N का होगा 14, O 2 है तो O का होगा 16, 16 दूना 32, 32 और 14 46, 32 और 14 46। अब N कितना है इसमें 14 है 46 में से, तो अब N का परसेंट निकालेंगे अपने, तो क्या बनेगा 14/46 इंटू 100। अब अगर ये 45 होता तो 5 के पाड़े से कटता, तो ये मान लो नियर अबाउट 45 है, तो 5 के पाड़े से काटो, 20 पंजे 100, 9 पंजे 45। अब ये आ गया 14 दूना 28, यानी 280/9, तो 9 तिये 27, एक बचा 9 एकम 9, नियर अबाउट 31 आ रहा है, तो ये नियर अबाउट 31 ही है। इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है, तो NO2 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह हम लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो।
क्लियर। नियर अबाउट आंसर आपने निकालने का प्रयास करना है, तो आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपने अगर किया इसको तो पहले का आंसर CH3O आएगा, दूसरे का आंसर NO2 आएगा। अब चले मोल अवधारणा पे, मेन टॉपिक हमारा मोल अवधारणा। अब मोल अवधारणा में जो एक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है, और आपके सारी मोल अवधारणा जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि क्या है मोल अवधारणा। तो मोल अवधारणा अणु और परमाणु के लिए अलग अलग है, तो अणु और परमाणु के संदर्भ में मोल अवधारणा अलग अलग है। तो उसी हिसाब से हम लोग दोनों को कंसीडर करेंगे, अणु को भी और परमाणु को भी, दोनों को क्लियर करेंगे। अणु के लिए मैं अणु को लेकर चल रहा हूँ, फिर उसी में से परमाणु के क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा कैसे निकलते हैं। अणु के लिए मोल अवधारणा क्या है, देखो अणु के लिए, किसी भी अणु के लिए 1 मोल बराबर होता है अणुभार के समान द्रव्यमान, अणुभार के बराबर द्रव्यमान, जो बराबर होता है आवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु, आवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु, जो बराबर होता है NTP पर 22.4 लीटर आयतन के, NTP पर 22.4 लीटर आयतन के। तो ये मोल अवधारणा है हमारे पास। अणु के लिए मैंने लिखी है 1 मोल में अणु के बराबर द्रव्यमान होता है, आवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु होते हैं, और NTP पर 22.4 लीटर आयतन होता है। यानी 1 मोल में कितने ग्राम होंगे, अणुभार के बराबर। जितने अणुभार होते हैं उतने ही ग्राम होते हैं, जितना अणुभार होता है किसी अणु का उतने ही ग्राम होते हैं। एग्जाम्पल दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। बराबर आवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु होते हैं, यानी 6.023 × 10⁻23 अणु, ये आवोगाद्रो संख्या का मान है। पेपर में कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेता है आवोगाद्रो संख्या की वैल्यू है, तो 6.023 × 10⁻23 आवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु होंगे, यानी 6.023 × 10⁻23 अणु होंगे। और NTP पर 22.4 लीटर आयतन हो जाएगा, NTP पर 22.4 लीटर आयतन हो जाएगा। अब समझे, जैसे मान लो मेरे को CO2 के लिए लिखना हो, सिर्फ ये चेंज होएगा, बाकी किसी भी अणु के लिए कुछ भी चेंज नहीं होएगा। जैसे मैं CO2 के लिए भी लिख रहा हूँ, जल के लिए भी लिख रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल भी आपको दूंगा कैसे आता है। H2O के लिए लिख रहा हूँ कि क्या है मोल अवधारणा। एक एग्जाम्पल और उठा लेते हैं ST कमल वाला, ST कमल के लिए भी लिख देता हूँ एक एग्जाम्पल ST कमल के लिए। अब तीनों के लिए मोल अवधारणा कैसे लिखी जाएगी, देखो मोल कॉन्सेप्ट क्या है। सिर्फ तीनों का अणुभार ही अलग अलग है, बाकी सारी बातें वही रहनी है। जैसे मैं इसी लाइन को फॉलो करूंगा, इससे हर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हर क्वेश्चन। जैसे CO2 के लिए, तो CO2 में क्या लिखूंगा, 1 मोल बराबर होता है अणुभार के बराबर द्रव्यमान। तो CO2 का अणुभार सोल्व किया हुआ है हमने, तो CO2 का अणुभार होता है 44 ग्राम, अणुभार के बराबर द्रव्यमान होगा। यानी CO2 के 1 मोल में इसके 44 ग्राम होते हैं, बराबर 6.023 × 10⁻23 अणु, बराबर NTP पर 22.4 लीटर आयतन। वो तो सेम ही रहने। अब ऐसे ही H2O के लिए देखें, तो H2O के लिए क्या बनेगा, 1 मोल बराबर H2O का अणुभार कितना होता है 18, तो 18 ग्राम। ये सोल्व किया हुआ हमने, इसीलिए पहले मैंने आपको अणुभार परमाणु भार वो क्लियर किए थे ताकि ये इजी हो सके। तो 1 मोल बराबर 18 ग्राम, बराबर 6.023 × 10⁻23 अणु, बराबर NTP पर
22.4 लीटर आयतन। ये जल के लिए बन गया, बस अणुभार ही बदलना है, बाकी तो वही रहना है सारा। 1 मोल ही रहना है, अवोगाद्रो संख्या रहनी है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर ही रहने हैं। लेकिन जैसे जैसे अणु बदलेगा वैसे वैसे उसका अणुभार भी बदलेगा। अब अगर एसिटिक एसिड के लिए मैं मोल अवधारणा लिखूं तो 1 मोल बराबर एसिटिक अम्ल का अणुभार 60 ग्राम, तो अणुभार के बराबर ग्राम होते हैं, 60 ग्राम बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 अणु बराबर NTP पर 22.4 लीटर आयतन। तो ये संबंध बन गए, समझ आ गई ये बात। 1 मोल बराबर होता है अणुभार के, जो बराबर होता है अवोगाद्रो संख्या के बराबर अणुओं के, जो बराबर होता है NTP पर 22.4 लीटर के। तो जो अणु देगा उसका अणुभार लिखना है बस हमने। जैसे उसने CO2 दिया तो CO2 का अणुभार 44 होता है, तो अणुभार की जगह 44 लिख दो बस। जल दिया तो जल का अणुभार 18 होता है, तो अणुभार की जगह 18 लिख दो। एसिटिक अम्ल दिया तो एसिटिक अम्ल का अणुभार 60 होता है, अणुभार की जगह 60 लिख दो। बाकी वही रहना है, 1 मोल बराबर अणुभार, जितना जिसका अणुभार है वो पुट करते जाओ, बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 अणु बराबर NTP पर 22.4 लीटर आयतन। क्लियर। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, वो क्वेश्चन देगा अपने को। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक, सिर्फ सोचने की बात है। उसने क्वेश्चन दे दिया CO2 के 0.5 मोल का NTP पर आयतन क्या होगा। आयतन पूछ लिया उसने, CO2 के 0.5 मोल का NTP पर आयतन क्या होगा। तो अपने को 1 मोल का आयतन पता है कि 22.4 लीटर होता है। 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, तो 0.5 मोल का नहीं बता सकते क्या। बहुत आराम से बता सकते हैं कि 1 मोल का आयतन है कितना, 22.4 लीटर। तो आधे मोल का कितना हो जाएगा, 0.5 मोल आधा, तो इसका भी आधा कर दो, 11.2 लीटर हो जाएगा। नहीं तो सीधा लिख लो कि 1 मोल का कितना होता है, 22.4 लीटर। तो आधे मोल का कितना होगा, 22.4 इंटू आधा यानी 11.2 लीटर। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन दिया हो बड़े आराम से इसी लाइन से आपका हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, H2O के संदर्भ में देखें, जल के संदर्भ में मैंने क्वेश्चन लिख रहा है। क्वेश्चन क्या दे दिया उसने मेरे को, जल के 27 ग्राम में इसका कितना द्रव्यमान निहित होगा। जल के कितने मोल, जल के 27 ग्राम में इसके कितने मोल निहित होंगे। अब मोल पूछे तो अपने जल के लिए मोल अवधारणा लिख ली, 1 मोल बराबर जल का अणुभार बराबर अवोगाद्रो संख्या बराबर 22.4 लीटर। अब जल के 27 ग्राम में इसके कितने मोल, तो अब मेरे को पता है कि 18 ग्राम में 1 मोल होता है, 18 ग्राम में 1 मोल होता है। तो 27 ग्राम में मोल नहीं बता सकते क्या, बहुत इजीली, कि 18 ग्राम में हैं कितने, 1 मोल। तो 1 ग्राम में होगा कितने, 1/18 मोल। तो 27 ग्राम में होंगे कितने, 1/18 इंटू 27। तो 9 × 27, 9 दूनी 18, 3/2 यानी 1.5 मोल। आयतन पूछा तो आयतन बता देंगे, ग्राम से मोल पूछे तो ग्राम से मोल बना लेंगे। हर क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा बहुत इजीली। कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो वो सॉल्व जरूर करके देखें। फिर आपको कल थोड़ा सा 10-15 मिनट और लूँगा, मोल अवधारणा का और क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी क्लियर कर दूंगा। अब लास्ट एसिटिक अम्ल वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपने, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया मेरे को, एसिटिक अम्ल के 20 ग्राम में, एसिटिक अम्ल के 20 ग्राम में इसके कितने अणु उपस्थित होंगे, इसके कितने अणु उपस्थित होंगे। जब अणु पूछे तो अणु का कॉन्सेप्ट सोचो, मोल पूछे तो मोल का कॉन्सेप्ट पूछो, मोल से ग्राम पूछे तो मोल से ग्राम का कॉन्सेप्ट सोचो। बस
वही जो अगला पूछ रहा है उसी को उठाओ। अब उसने पूछा कितने अणु होंगे, तो अब हमारे को पता है कि 60 ग्राम में 6.023 × 10⁻23 अणु होते हैं। 60 ग्राम में 6.023 × 10⁻23 अणु होते हैं। तो 20 ग्राम के अणु बता सकते हैं, नहीं बता सकते? बहुत इजीली। तो 60 ग्राम में है कितने अणु? 6.023 × 10⁻23 अणु। तो 1 ग्राम में होंगे कितने अणु? 6.023 × 10⁻23 बट्टे 60 अणु। अब अगले ने कितने के पूछे? 20 ग्राम के। तो 20 ग्राम में 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 20 × 60, 3 से कट गया, तो 3 दूनी 6, 0 की 0 आ गई, फिर 0 की 0 आ गई, और लगभग 8 × 24। तो ये आ गया अपने पास 10⁻23। तो इस तरह हम बहुत ही आराम से मोल अवधारणा को सोल्व करके क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कैसे करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो उन क्वेश्चंस को जरूर देखें आप। फिर कल उनके आंसर टैली करेंगे, और आंसर टैली करने के बाद इसका एक लास्ट स्टेप मैं उठाऊंगा मोल अवधारणा का। अगर आपको समझ आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी इसका बेनिफिट उठा सकें।